है जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि आनुवंशिक रोग के बारे में। तो आइए देखते हैं आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर क्या है। पहले डिसऑर्डर की बात करते हैं तो पहले डिसऑर्डर में बात करते हैं। डिसऑर्डर को जानने से पहले एकाध सूत्रता या एकल सूत्रता क्या होते हैं इसके में बारे में जान लेते हैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। एकाध सूत्रता क्या नाम है, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर में उपयोग किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। एकाध सूत्रता का मतलब ये होता है कि किसी जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होते हैं कि किसी जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता, इसकी एक गुणसूत्र की अधिकता वही होती है क्या, एकाधी सूत्रता। दूसरा नाम एक आता है एकल सूत्रता। क्या आता है? एकल सूत्रता। एकल सूत्रता का मतलब होता है कि किसी भी जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी क्या होती है, एक गुणसूत्र की कमी जब आती है तब उसे कहते हैं एकल सूत्रता। क्या कहा जाता है? एकल सूत्रता कहता है। ये दो शब्द जो है कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर में या आनुवंशिक रोग में उपयोग किए जाते हैं। आते हैं हम लोग पहले जो है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो कि बहुत ही आपने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि यह इसके किस जोड़ी के गुणसूत्र में होता है? दैहिक वाले गुणसूत्र में। इसके दैहिक गुणसूत्रों में क्या होती है? खराबी आती है। दैहिक गुणसूत्र होते हैं उसमें जो है कि डाउन सिंड्रोम की जो बीमारी होती है वह पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो है कि दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं, दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं उनमें यह डाउन सिंड्रोम यह पाई जाती है। क्या कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या कहता है कि 21वीं जोड़ी, कौन सी? 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाता है? एकाधी सूत्रता हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, एकाधी सूत्रता हो जाता है। क्या होता है? एकाधी सूत्रता हो जाता है। और यही एकाधी सूत्रता क्या होती है? मतलब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे में इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इनके लक्षण में आप बात कर सकते हैं, चेहरा जो है कि पहला हो जाएगा इनका मंगोलियन की तरह। चेहरा क्या हो जाएगा? मंगोलियन की तरह। ठीक। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा इनका? माथा चौड़ा हो जाएगा। माथा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। तीसरा क्या लक्षण हो जाएगा? अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, खुरदरापन हो जाता है। ठीक। त्वचा क्या हो जाएगी? खुरदरा हो जाएगी। कद छोटा हो जाएगा। कद क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। मतलब कि 46 गुणसूत्र की जगह पे आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। लक्षण इसका क्या है कि चेहरा आपका मंगोलियन की जैसा हो जाएगा, माथा चौड़ा हो जाएगा, त्वचा खुरदरा हो जाएगी और कद छोटा हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम किसमें होता है? दैहिक गुणसूत्र पाई जाती है, क्योंकि 22 जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। केवल एक जोड़ी का गुणसूत्र क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। दैहिक गुणसूत्र के जो है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो है कि
डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। दूसरी बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी जो है क्या होती है, एडवर्ड सिंड्रोम भी किसमें पाई जाती है, दैहिक गुणसूत्र में ही पाई जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम आपकी किसमें पाई जाती है, दैहिक गुणसूत्र पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि 18वीं जोड़ी की जो गुणसूत्र होती है उसमें क्या होता है कि एकादशी सूत्रता हो जाती है। एकादशी सूत्रता मतलब क्या होता है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने ये बताया है कि एकादशी सूत्रता में एक जोड़ी की किसी भी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता, एकल सूत्रता का मतलब होता है एक जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक जोड़ी के गुणसूत्र में एकादशी सूत्रता हो जाती है, एक ऐसा भी जोड़ी के गुणसूत्र में एकादशी सूत्रता हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादशी सूत्रता हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है भैया, इसमें भी 46 की जगह पर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनका लक्षण क्या है, लक्षण इनका यह है कि जो नाक है, नाक चोंच के समान हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, नाक चोंच के समान हो जाती है। दूसरा लक्षण क्या होता है कि सर बड़ा हो जाता है, सर बड़ा हो जाता है, ठीक। और बाद शारीरिक प्लस मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, ठीक। किससे किससे हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तीसरा जो है बीमारी आपकी वो क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। क्या है आपकी, पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि यह भी जो है कि दैहिक गुणसूत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दैहिक गुणसूत्र में पाई जाती है, दैहिक गुणसूत्र में पाई जाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, इसमें 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, एकादशी सूत्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, एकादशी सूत्रता। एकादशी सूत्रता का मतलब होता है कि 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें भी 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसमें भी 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण यह है कि इस पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र क्या होती है, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसका लक्षण यह है कि जो बेबी होगा वह जन्म ही नहीं ले पाएगा। क्या होगा, भ्रूण का जन्म ही नहीं हो पाएगा, जन्म ही नहीं हो पाएगा। यदि उसे पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है तब, यदि वो भी हो जाता है तो 1 साल के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये रहे दैहिक गुणसूत्र में पाए जाने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला आपका डिसऑर्डर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है कि दैहिक गुणसूत्र में पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र में एकादशी सूत्रता हो जाती है, मतलब 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, मतलब 46 गुणसूत्र की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। लक्षण क्या होता है इसका, चेहरा मंगोलियन के जैसा हो जाता है, माथा चौड़ा हो जाता है, त्वचा खुरदुरा हो जाती है, कान छोटा हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि 18वीं जोड़ी की गुणसूत्र में एक आध सूत्रता हो जाती है, मतलब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसमें जो कि 46 गुणसूत्र की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, नाक जो चोंच के समान हो जाती है, सर बड़ा हो जाता है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, यह भी दैहिक गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकादशी सूत्रता हो जाता है, जिसमें कि 46 गुणसूत्र की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो हमारा भ्रूण होगा वह भ्रूण एक विकासशील भ्रूण में, मतलब कि वह जन्म ही नहीं ले पाएगा। जो भ्रूण होगा वो बच्चा, मतलब एक बेबी जो पेट में रहेगा वो जन्म ही नहीं ले पाएगा। यदि उसकी जन्म भी हो जाती है तो उसका 1 साल के अंदर मृत्यु होना निश्चित है। तो यह होता है आपका जो है कि दैहिक गुणसूत्र में पाए जाने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक रोग। किससे, लिंग गुणसूत्र से पाए जाने वाले।
लिंग गुणसूत्र से पाए जाने वाले अनुवांशिक रोग हमें लगता है दो ही हमारे किताब में दी गई है, एक टर्नर सिंड्रोम है, एक जो है क्लाइनफेल्टर है। ठीक, तो लिंग गुणसूत्र में पहला क्या है, क्लाइनेफिल्टर्ड सिंड्रोम या रोग कह सकते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है, लिंग गुणसूत्रों में यह पाया जाता है। ठीक, तो जब यह लिंग गुणसूत्र में पाया जाता है, क्लाइनेफिल्टर में क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण यह रोग होता है। किसमें, लिंग गुणसूत्र में। लिंग गुणसूत्र में क्या होता है, एकाध सूत्रता हो जाती है। क्या जाती है, एकाध सूत्रता हो जाती है। किसमें, लिंग गुणसूत्रों में। तो एकाध सूत्रता का मतलब होता है कि एक लिंग गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, XX महिला के लिए और XY पुरुष के लिए। यदि जो है कि पुरुष वाले में एक एकाध सूत्रता होती है, जैसे कि मान लीजिए महिला में एकाध सूत्रता होती है, मान लीजिए ये हो गया आपकी एकाध सूत्रता लिंग गुणसूत्र की। इसमें क्या होगा कि जो महिला रहेगी, लक्षण इसका क्या रहेगा कि जो महिला रहेगी, यहाँ पे लक्षण देते हैं कि जो महिला रहेगी, महिला को क्या हो जाएगा, पुरुष के समान, महिला को पुरुष के समान लक्षण हो जाएंगे। महिला को पुरुष के समान लक्षण हो जाएंगे। एक पुरुष है तो उसमें क्या हो जाएगा, महिला के समान स्तन की वृद्धि हो जाएगी, स्तनों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, स्तनों की वृद्धि हो जाएगी इस क्लाइनफिल्टर के द्वारा। ठीक, स्तनों की वृद्धि किससे होगी, महिलाओं के गुणसूत्र के द्वारा। अब पुरुष गुणसूत्र के द्वारा उसकी जाएगी, पुरुष के समान लक्षण उसमें उस व्यक्ति में आ जाएंगे, जिसमें कौन सा सिंड्रोम रहेगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रहेगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपका किसमें पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। लिंग गुणसूत्रों में क्या होता है, एकाध सूत्रता हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिससे कि XX गुणसूत्र की वजह से उसके स्तनों की वृद्धि, लेकिन Y गुणसूत्र की वजह से उसमें पुरुष के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और जो इसमें पुरुष रहेगा, क्या रहेगा, जो पुरुष रहेगा वह बंध होगा। बंध क्या मतलब, वह कि नपुंसक कह सकते हैं। वह क्या रहेगा, नपुंसक रहेगा। जो पुरुष रहेगा जिसमें स्तन की वृद्धि रहेगी, वह जो है कि नपुंसक रहेगा, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरे लिंग गुणसूत्र के द्वारा अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम। क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इस गुणसूत्र के द्वारा, मतलब इस लिंग गुणसूत्र में क्या होती है, एक लिंग गुणसूत्र की सूत्रता की कमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाती है, लिंग गुणसूत्र में एक लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, एकल सूत्रता हो जाती है। तो लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता का मतलब होता है कि लिंग गुणसूत्र में एक सूत्रता यानी एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है। इस कमी की वजह से, इस कमी की वजह से व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, अंडाशय जो है कि अल्प विकसित होते हैं। अंडाशय क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। दूसरा, लंबाई की कमी आ जाती है। तीसरा क्या होगा आपका, गर्दन जो है गर्दन जाल युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्दन जाल युक्त हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फिर से देख लीजिए कि लिंग गुणसूत्र द्वारा जो जेनेटिक या डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, वो पहला है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है कि लिंग गुणसूत्रों में एक आध सूत्रता जाती है, मतलब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। हमारा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र या XX और XY होता है। मादा में जो है कि
XX और मेल में जो है कि XY प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। तो यदि जो है कि एकाध सूत्रता होती है तो इस प्रकार के लक्षण मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, XX गुणसूत्र की वजह से स्तनों की वृद्धि हो जाती है और Y गुणसूत्र की वजह से जो है कि पुरुष के समान जो है कि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पुरुष जो होता है वह बंद होता है। ठीक। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम भी जो है कि लिंग गुणसूत्र द्वारा जो है कि आनुवंशिक रोग होते हैं। इसमें क्या होती है कि एक लिंग गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है। इसका लक्षण क्या होता है, जो अंडाशय होता है वह अल्प विकसित हो जाता है, गर्दन जो है जाल युक्त हो जाता है और जो है लंबाई में क्या आती है, कमी आती है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्केप्टोन्यूरिया की। किसकी बात करते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। अब हम लोग बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। तीसरा नहीं, ये दूसरी जेनेटिक बीमारी है, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन है हमारे शरीर में, क्या, पहले नाम सुन लीजिए, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन और उसके बाद टायरोसिन क्या होता है, प्लस टायरोसिन। इनका जब उपापचय होता है, मतलब इनका जब पाचन होता है, तब जो है कि होमोजेंटासिक, क्या, होमोजेंटासिक एक पदार्थ बनता है। ठीक। एक पदार्थ जब बनता है तो यह इस पदार्थ को पाचन करने वाला जो एंजाइम्स होता है वह नहीं हो पाता है। मतलब इसका पाचन क्या होता है, इसका पाचन नहीं हो पाता है, इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो यह क्या होता है, यूरिन के साथ, मतलब मूत्र के साथ जो है कि बाहर आता है। और जब मूत्र के साथ बाहर आता है तो हवा से मिलने पर क्या होता है, काले रंग का हो जाता है, ये रहा है आपका एल्केप्टोन्यूरिया की बीमारी। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन जो हमारे सबस्टेंस पाए जाते हैं शरीर में, इनके उपापचय के दौरान, इनके पाचन के दौरान होमोजेंटेसिक नामक एक पदार्थ बनता है, जिसका पाचन जो है कि हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में पाचन न होने की वजह से यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। जब मूत्र में इसकी मात्रा की अधिकता होती है या यह मूत्र के माध्यम से बाहर आता है, यह हवा से मिलने पर इसका रंग क्या हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। यह रहा आपका एल्केप्टोन्यूरिया। अब दूसरी बीमारी की बात करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या नाम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करते हैं तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि यह फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन नामक अमीनो क्या होता है कि फिनाइल एलानिन, यहाँ पर भी क्या है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन, क्या, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम्स होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है, वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है।
क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण जो है कि यह कौन फिनाइल एलानिन क्या होता है, ऊतकों में जमा होने लगता है। कहाँ पर, ऊतकों में जमा होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे मानसिक कमजोरी होने लगती है। क्या होती है, मानसिक कमजोरी होने लगती है व्यक्तियों में। ठीक, याद रखेंगे इसको। एल्केटोन्यूरिया क्या है कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का जब पाचन होता है, क्या होता है, पाचन के समय उपापचय के समय होमोजेंटासिक नामक एक पदार्थ बनता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है। जब पाचन नहीं हो पाता है तब यह मूत्र के साथ बाहर आता है और हवा से मिलने पर या हवा के साथ मिलने पर इसका रंग काले रंग का हो जाता है। कभी कभी यह उड़ने भी लगता है। क्या होता है, उड़ने भी लगता है, गैसी फॉर्म में हो जाता है ये। ठीक, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम्स होता है वो अनुपस्थित हो जाता है। जब एंजाइम अनुपस्थित होता है तो फिनाइल एलानिन क्या करता है कि ऊतकों में जमा होने लगता है। जब ऊतकों में जमा होने लगता है तो धीरे धीरे करके यह जो है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। लास्ट बीमारी की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, सिकल सेल एनीमिया की। किसकी बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया। बहुत ही शार्ट में बहुत अच्छे तरीके से इसको बता देंगे, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है और नीट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको आप। तो क्या है, थैलीसीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया। इसको हिंदी में बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, हसिया का रक्तअल्पता। हाँ, इसको बोलते हैं हसियाकार रुधिराणु रक्तअल्पता। क्या कहते हैं उसको, हसियाकार रुधिराणु रक्तअल्पता, जिसकी अंग्रेजी होती है सिकल सेल एनीमिया या दांत सेल भी इसको बोलते हैं, दांत सेल्स रक्तअल्पता। ठीक, तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होता है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये अल्फा हमारे रक्त को बनाने वाली दो, मतलब हीमोग्लोबिन को बनाने वाली दो कोशिकाएं होती हैं। एक बीटा ग्लोबिन होता है, एक अल्फा ग्लोबिन होता है, एक बीटा ग्लोबिन सेल्स होती है। ठीक, तो इसमें क्या कहता है कि बीटा अल्फा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन होती है, अल्फा ग्लोबिन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, लेकिन जो बीटा ग्लोबिन की जो चैन होती है उसकी 6वीं कोडान पे, किसके, बीटा ग्लोबिन की 6वीं कोडान पर जो ग्लूटामिक एसिड उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, ग्लूटामिक एसिड जो उपस्थित रहता है, उस ग्लूटामिक एसिड का वैलीन के द्वारा, किसके द्वारा, वैलीन के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटा दिया जाता है। ग्लूटामिक एसिड का जो है कि वैलीन के द्वारा, ग्लूटामिक एसिड को क्या लिख सकते हैं, GAG, और वैलीन को क्या लिख सकते हैं, GUG। ठीक, ये कोड होता है। तो 6वीं कोडान का क्या होता है कि 6वीं कोडान पर उपस्थित बीटा ग्लोबिन के 6वीं कोडान पर उपस्थित ग्लूटामिक एसिड का वैलीन के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, जिससे कि बीटा चैन में क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। और गड़बड़ी होने की वजह से रक्त का जो आकार होता है, मतलब RBC की जो आकार होती है, क्या होती है, द्विवलयकार होती है,
द्विवलयकार होती है, इससे हो करके क्या होती है, हंसिया के आकार की हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। ठीक, आरबीसी की क्या होती है, जब वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन हो जाता है तो आरबीसी का द्विवलयकार हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक, मतलब आरबीसी की आकार जो है कितने कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। तो ये रहा आपका सिकल सेल एनीमिया, बहुत छोटे में बहुत अच्छे तरीके से क्या रहा कि सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार रोगाणु रक्तअल्पता, इसे आप कह सकते हैं दांत सेल्स या दांत कोशिका रक्तअल्पता कह सकते हैं। रक्त में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह दो प्रकार के चैन से मिलकर बना होता है, पहला होता है अल्फा ग्लोबिन, दूसरा होता है आपका बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक, तो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के जो छठवें जो कोडान पर उपस्थित ग्लूटामिक एसिड होता है, मतलब उसको कोड क्या, उसका कोड दे सकते हैं आप GAG दे सकते हैं। तो GAG का जो है कि GUG मतलब वैलिन के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे आरबीसी की जो आकार द्विवलयकार थी उससे क्या हो जाती है, बदलकर हंसियाकार हो जाती है। बदलकर कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। इसकी बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया की बात करते हैं तो हीमोफीलिया क्या है, लिंग गुणसूत्र द्वारा फैला हुआ रोग या अनुवांशिक रोग है। और लिंग गुणसूत्र में कौन से लिंग गुणसूत्र में, एक्स संलग्न रोग है। यह कौन सा है, एक्स संलग्न वाला रोग है। मतलब कि यह जो बीमारी होगा एक्स जो है कि गुणसूत्र पर जो है कि स्थानांतरित होगा या आनुवंशिक होगा, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया मतलब क्या कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो महिलाएं होती हैं यह इस रोग का क्या होती हैं, वाहक होती है। महिलाएं क्या होती हैं, इस रोग का वाहक होती है। ठीक, और यह क्या होता है, एक्स संलग्न रोग होता है जो कि लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र को उपस्थित जो एक्स संलग्न होता है उसके माध्यम से यह बीमारी मतलब कौन, हीमोफीलिया की बीमारी आनुवंशिक होती है या आनुवंशिक रोग के रूप में स्थानांतरित होती है। इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, व्यक्ति में जो है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे लगातार बहाव की वजह से, लगातार रक्त बहाव की वजह से क्या होती है, और लगातार रक्त बहाव की वजह से क्या होती है, रक्त अल्पता हो जाती है। और रक्त अल्पता जब हो जाती है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कि रक्त की लगातार बहाव होने लगती है। रक्त के लगातार बहाव होने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और शरीर की जब रक्त की कमी हो जाती है तब क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा लक्षण क्या है इसका, महिलाएं इस रोग का वाहक होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं, इस रोग की वाहक होती हैं, वाहक होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं, इस रोग की वाहक होती हैं। ठीक, ठीक, जैसे आपको उदाहरण लेकर बता देते हैं। एक वाहक नारी है, वाहक नारी और एक सामान्य पुरुष से उसकी शादी हो जाती है। किससे होती है, सामान्य पुरुष से उसकी शादी होती है। तो उसके बच्चों में किस प्रकार से ये हीमोफीलिया की बीमारी होगी, ये हम आपको बताते हैं। वाहक नारी का मतलब है कि इस प्रकार से
एक एक्स पे जो है कि वाहक के रूप में चलेगा, मतलब महिलाओं में, और पुरुष क्या रहेगा उसमें सामान्य रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का हेमोफीलिया की वाहक या हेमोफीलिया का जो है कि प्रभावित नहीं है। प्रभावित है तो एक वाहक नारी है, इसकी शादी एक सामान्य पुरुष से करते हैं, इसके युग्म पृथक होंगे तो एक्स एच और एक्स इधर आएगा, इसका भी एक्स और वाई के साथ इसका जो है कि युग्म पृथक होंगे। इसका जो है कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक्स एच और एक्स मिलेगा हमको, और इसका जब हम क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो एक्स और एक्स मिल जाएंगे जो कि सामान्य रहेंगे एकदम। इसका और इसके साथ कराएंगे एक्स एक्स तथा वाई मिल जाएंगे, और इसका और इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई मिलेंगे। ठीक, इसमें क्या हुआ कि एक हमको क्या हो गई, वाहक नारी मिल गई। ठीक, एक सामान्य नारी मिल गई, एक जो है कि हीमोफिलिक वाहक मतलब रोग ग्रसित हो गया आदमी, क्या हो गया, जो उसका पुत्र पैदा होगा वह क्या हो गया, रोग ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के पास केवल एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स संलग्न यह बीमारी है, तो एक्स संलग्न बीमारी से क्या होगी, यह बीमारी पुत्र में चली जाएगी, लेकिन जो उसकी बिटिया पैदा होगी उस बिटिया में, वह बिटिया क्या रहेगी, वाहक के रूप में काम करेगी। जब वाहक के रूप में भी काम कर सकती है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है। उसकी जो संतान होगी, जो लड़की होगी, वह जो है कि वाहक हो सकती है या फिर समान हो सकती है, लेकिन जो लड़का होगा वह या फिर वर्णांध हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, समान हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि 50% प्रभावी और 50% क्या होगी, संतान अप्रभावी होगी। 50% चांसेस है कि प्रभावी हो सकता है हीमोफीलिया संतानों के ऊपर, और 50% जो है कि अप्रभावी हो सकता है। तो ये रहा हीमोफीलिया की बीमारी। हीमोफीलिया की बीमारी क्या होती है, लिंग गुणसूत्र द्वारा फैलने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि एक्स संलग्न बीमारी है। क्या है, एक्स संलग्न बीमारी है। हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं जमता है चोट लगने पर, जिससे रक्त का बहाव बहुत तेजी से होने लगता है, जिससे व्यक्ति की रक्त अल्पता होने पर मृत्यु हो जाती है। महिलाएं इस रोग का वाहक होती हैं। ठीक, वाहक महिलाओं के माध्यम से पुत्रों में यह बीमारी फैल जाती है। वाहक महिलाओं के चलते जो है कि पुत्रों में यह बीमारी फैल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है पुत्र पैदा होगा तो हो सकता है वह जो है कि सामान्य हो या फिर वह रोग ग्रसित भी हो सकता है। जैसे हमने एक वाहक नारी का विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया, उसकी जो संतान पैदा होगी वो 50% प्रभावी होगी इस बीमारी से, और 50% जो है कि इस बीमारी से अप्रभावी होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो है कि वर्णांधता की। किसकी बात करते हैं, वर्णांधता की बात। यह भी जो है कि लिंग गुणसूत्र द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ठीक, और वो भी लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, एक्स संलग्न बीमारी है। ठीक, यह भी लिंग गुणसूत्र द्वारा फैलने वाला बीमारी है, और साथ ही साथ यह क्या है भैया, एक्स संलग्न वाला बीमारी है, या एक्स संलग्न से यह भी बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया नहीं गई, वर्णांधता भी आता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके नीट के तौर पर, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्णांधता बीमारी क्या होती है, यह जो है कि यह भी लिंक क्रोमोसोम्स, ठीक, लिंक 6 क्रोमोसोम्स यह भी है, 6 क्रोमोसोम्स द्वारा फैलने वाला यह भी बीमारी है। वो भी 6 क्रोमोसोम्स में कौन सा है, एक्स संलग्न है। ठीक, इसमें क्या होता है, वर्णांधता में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति हरा तथा लाल में विभेद नहीं कर पाता है। इसमें हरा तथा लाल में क्या होता है, विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। ये दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया इसका, यह एक्स संलग्न बीमारी है। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गया कि इस रोग से
केवल 0.8% पुरुष और 0.04% महिलाएं केवल ग्रसित हैं। क्या है कि इस रोग से केवल 0.8% महिलाएं और 0.4% 0.4% महिलाएं केवल जो है कि इस रोग से ग्रसित है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, एक वर्णांध महिला है, एक वर्णांध महिला है और एक सामान्य पुरुष है। ठीक, एक वर्णांध महिला है और एक सामान्य पुरुष है। उसकी शादी हम जो है कि करवा देते हैं किससे भैया, एक सामान्य पुरुष से करा देते हैं। वर्णांध महिला है तो इस पर जो है कि इस प्रकार से गुणसूत्र बनेंगे। ठीक, और सामान्य पुरुष है तो इस पे जो है कि इस प्रकार से गुणसूत्र बनते हैं। इसका जो है कि युग्मक पृथक होंगे तो इस प्रकार से, इसका भी युग्मक जो है कि पृथक होंगे तो इस प्रकार से पृथक हो जाएंगे। युग्मक असूत्री विभाजन, युग्मक जो है कि असूत्री विभाजन द्वारा इसमें भी पृथक हो जाएंगे और सामान्य पुरुष के भी पृथक हो जाएंगे। जब हम इन लोगों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या बनते हैं इसमें, एक वर्णांध का X और वर्णांध के साथ उसका वर्णक भी आएगा, साथ में मनुष्य का एक X आएगा। ठीक, उसके बाद फिर आता है एक वर्णांध वर्णक के साथ और मनुष्य का Y वर्णक आएगा। ठीक, उसके बाद फिर एक जो है कि वर्णांध महिला का वर्णक के साथ X आएगा और सामान्य पुरुष का एक X आएगा, इसी के साथ ये भी आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लड़का पैदा होगा वह पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, मतलब 50% जो संतान होगी वह प्रभावी होगी किससे, एक वर्णांधता से। और दूसरी बात जो होगी, जो लड़की जो पैदा होगी वह वाहक के रूप में चलती रहेगी, मतलब 50% जो संतान है वह प्रभावी रहेगी वर्णांधता से और 50% संतान जो होगी वह अप्रभावित रहेगी वर्णांधता से। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम अगले टॉपिक में बात करेंगे।